सुनो बेटा, हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था मार्केट, जिसमें मैंने आपको अनफॉर्चुनेटली सारे फॉर्म्स पढ़ा दिए, लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन ही है। सीबीएसई वालों, आरबीएसई वालों को सारे हैं, लेकिन सीबीएसई वाले बच्चों को सिर्फ एक ही मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन। सिंपल भी था। अब उस परफेक्ट कंपटीशन वाले मार्केट के साथ ये चैप्टर है जिसका नाम है प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन। क्या नाम है? इसमें मैं बेटा आपको अलग अलग केसेस में प्राइस और क्वांटिटी कैसे निकाली जाती है वो बताऊंगा। इस चैप्टर में कुल मिलाकर 16 कर्व है। कितने कर्व है? 16। ठीक है, मैं आज आपको सारे कर्व के बारे में बताऊंगा। मैंने आपको एक मैसेज डलवाया था कि पेंसिल स्केल वगैरह लेकर आना, ठीक है। तो किसी ने माँ के रीड कर दिया हो और वो लेकर ना आया हो तो 2 मिनट्स साइलेंस फॉर हिम और हर। हाँ, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को वो 16 कर्व के बारे में बताता हूँ एक एक करके। बहुत इजी है। हर साल का रिकॉर्ड होता है कि 2 या 3 ही मुझे बोर्ड पे बनाने पड़ते हैं, बाकी सब बच्चे खुद बना के आते हैं और बहुत खुशी खुशी बना के आते हैं, अच्छे से पूरे। ठीक है, फिर मेरा काम सिर्फ उन्हें चेक करने का होता है। तो आप मुझे 10 मिनट बहुत ध्यान से सुन लेना आज, फिर उसके बाद आप कर्व आराम से बना लो। ठीक है, सीधा शुरू करते हैं टॉपिक। मैं यहाँ पे पहले वो 16 केसेस के नाम लिखूंगा, ठीक है। आप उसे उतारना कॉपी में, उसके बाद एक एक करके कर्व हम लोग देखेंगे। 2 मिनट पॉज कर देना। अब बिल्कुल भी आपकी पेन पेंसिल स्केल रबड़ साइड पे रख के मुझे सुन लो 10 मिनट बहुत ध्यान से। आने वाले 10 मिनट तुम्हारी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट 10 मिनट होंगे। देखो, मैंने क्योंकि इस चैप्टर में से मार्केट की सारी फॉर्म कट गई है ना, तो अब ये कर्व में से 6 नंबर का एक क्वेश्चन आना कंपलसरी है तुम्हारे एनुअल पेपर में 100%, क्योंकि इन्होंने 10 नंबर का रखा है मार्केट। तो अब 10 नंबर में परफेक्ट कंपटीशन में तो क्या आएगा? एक उधर 4 का आ जाएगा, 6 के इधर कर्व आ जाएगी, या इधर 4 का आ जाएगा और उधर 6 का आ जाएगा, क्योंकि ये यूनिट तुम्हारी 10 नंबर की जो मैंने तुम्हें पढ़ाई है। ठीक है, तो तुम्हारी 80 नंबर की इकोनॉमिक्स में 40 की स्टेट से 40 की इको है। तो 40 की इको में जो मेरा पार्ट है वो 10 नंबर का पार्ट है और सबसे कम है वो, तो तुम आसानी से उसमें 10 में से 10 पूरे ला सकते हो। तो बहुत ध्यान से सुनना। देखो बेटा रख दे, मैंने बोल दिया रख दो मतलब रख दो। मैंने यहाँ पे जितने भी कर्व है ना उनको मेरे हिसाब से केसेस फॉर्म में 16 में कन्वर्ट कर दिया। आप अगर बुक खोलोगे अपनी रिफ्रेशर वगैरह में तो अलग अलग दे रखे होते हैं। मैंने उनको समराइज करके 16 में एक्यूमुलेट किया है। कौन से 16? पहला, डिमांड बढ़ रही है लेकिन सप्लाई कांस्टेंट है। ये चैप्टर पढ़ाने से पहले आपको डिमांड सप्लाई आना चाहिए, है ना। इतना तो आना ही चाहिए, डिमांड किससे बढ़ती है और डिमांड किससे कम होती है, सप्लाई किससे बढ़ती है और सप्लाई किससे कम होती है। ये तो बेसिक है। डिमांड बढ़ रही है लेकिन सप्लाई कांस्टेंट है, तो कर्व कैसे बनेगा? डिमांड कम हो रही है, सप्लाई कांस्टेंट है, कर्व कैसे बनेगा? सप्लाई बढ़ रही है, डिमांड कांस्टेंट है, सप्लाई कम हो रही है, डिमांड कांस्टेंट है। मतलब यहाँ पे मैंने सिर्फ डिमांड को बढ़ाया और सप्लाई को क्या रखा? कांस्टेंट। और यहाँ मैंने सप्लाई को बढ़ाया और डिमांड को क्या रखा? कांस्टेंट। 4 केस हो गए। अब अगले 12 केस क्या है? अगले 12 केस 3 के जोड़े से याद रखोगे। 4 5 6 और 7। ठीक है, जोड़े से कैसे? डिमांड भी बढ़े सप्लाई भी बढ़े, डिमांड भी बढ़े सप्लाई भी बढ़े, डिमांड भी बढ़े, मतलब दोनों में साइमल्टेनियस चेंज आए। क्या है? दोनों बढ़े, डिमांड भी बढ़े और सप्लाई भी बढ़े। आज सपोज करो कि मेरी फ्रूट्स और वेजिटेबल की दुकान है, सब्जियां बेचता हूं मैं। ठीक है, अब मैं रोजाना 100 किलो एप्पल लेकर आता हूं अपनी दुकान में बेचने के लिए, ये मेरी सप्लाई है। अब एक दिन क्या हुआ कि 120 किलो की डिमांड आ गई। सामने से एक पार्टी आई, उसने कहा मेरे घर पे गेस्ट आए हुए हैं और मैंने खाने पे बुलाया बहुत सारे लोगों को, फ्रूट सैलेड वगैरह बनाना है बहुत सारा, तो आप मेरे को 120 किलो एप्पल दे सकते हो। डिमांड बढ़ गई एकदम से, तो मैंने सप्लाई भी बढ़ा दी। तो फटाफट से मंडी गया, मंडी में 20 किलो और लेकर आ गया। डिमांड भी बढ़ गई, सप्लाई भी बढ़ गई। तो बोथ राइज, डिमांड ऑल्सो इंक्रीज, सप्लाई ऑल्सो इंक्रीज। लेकिन यहाँ पे मैंने 3 केस बनाए हैं। एक बार ग्रेटर देन का साइन इधर है, एक बार ग्रेटर देन का साइन इधर है और एक बार इक्वल। मतलब डिमांड का इंक्रीज सप्लाई के इंक्रीज से ज्यादा, यहाँ सप्लाई का इंक्रीज डिमांड के इंक्रीज से, और यहाँ दोनों बराबर। जैसे डिमांड बढ़ी थी 20 किलो से, तो मैंने सप्लाई भी कितने से बढ़ाई? 20 किलो से। डिमांड बढ़ी थी 20 किलो से,
डिमांड बढ़ी थी 20 किलो से, लेकिन मैंने सप्लाई 10 किलो से ही बढ़ाई। मैं मंडी गया, मैंने कहा भाई 20 किलो एप्पल दे दो, उन्होंने कहा भाई साहब अभी तो नहीं है, 10 किलो है। मैंने कहा लो चलो जो है वो तो दो, लाओ तो 10 किलो दो। तो सप्लाई कितने से बढ़ी? 10 से, लेकिन डिमांड कितने से बढ़ी थी? और यहाँ पे डिमांड बढ़ी थी 20 से, मैंने सप्लाई 30 से बढ़ा दी। मैं मंडी गया, मैंने कहा आपको 30 किलो एप्पल दे दो। उसने कहा आपकी ग्राहक तो 20 किलो से ही आए ना ज्यादा। मैं कहा आप तो दे दो और पड़े रहेंगे, कोई बात नहीं, और कोई आ गया तो फिर कहाँ होगा इतनी दूर, लाओ तुम तो 30 किलो दे दो। तो यहाँ सप्लाई का इंक्रीज ज्यादा है किससे? डिमांड के इंक्रीज से। यहाँ डिमांड का इंक्रीज ज्यादा है किससे? और यहाँ डिमांड का इंक्रीज और सप्लाई का इंक्रीज दोनों। ये मेरे 3 केस हो गए, ठीक है। मैं अब इस डिटेल में नहीं जाना चाहता अभी कि डिमांड क्यों बढ़ती है और क्यों कम होती है। आपने डिमांड पढ़ा है, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड पढ़ा है। सप्लाई में भी आपने ये पढ़ा है सप्लाई क्यों बढ़ती है और सप्लाई क्यों कम होती है। उधर जाएंगे तो अभी बहुत लंबा हो जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, जिसने पहले डिमांड सप्लाई नहीं पढ़ा है वो थोड़ा बेसिक तो लेकर ही आना भाई। डिमांड सप्लाई का बेसिक तो आपको याद ही होना चाहिए। और वैसे भी बता रहा हूं 11th में नहीं 12th में और आने वाली कई सालों तक तुम्हें डिमांड सप्लाई आएगा। सीए फाउंडेशन में इको पढ़ोगे तो सबसे पहली चीज तुम्हें डिमांड सप्लाई पढ़ाई जाएगी। बीकॉम फर्स्ट ईयर में डिमांड सप्लाई आएगा, 12th में आएगा। तो इस साल कुछ लेके जाओ ना जाओ, हम्बल रिक्वेस्ट है, डिमांड सप्लाई तो बहुत अच्छे से पढ़ लेना, जिंदगी भर काम आने वाली चीज है, ठीक है। चलो ये भी बड़ा, ये भी बड़ा, ये भी बड़ा, ये भी बड़ा, ये भी बड़ा। अब अगला केस देखो मेरा, मैंने दोनों को कम कर दिया। डिमांड भी डिक्रीज, सप्लाई भी डिक्रीज, डिमांड भी डिक्रीज, डिमांड भी डिक्रीज। एक बार ग्रेटर देन का साइन इधर है, एक बार ग्रेटर देन का साइन इधर है, और एक बार अगला जोड़ा। इस बार मैंने डिमांड बढ़ा दी और सप्लाई को, यहां मैंने डिमांड भी बढ़ाई थी, सप्लाई भी बढ़ा दी। यहां मैंने डिमांड भी कम करी थी, सप्लाई भी कम करी थी। यहां पे मैंने डिमांड बढ़ाई है लेकिन सप्लाई, और यहां पे मैंने डिमांड कम कर दी और सप्लाई बढ़ा। ये मेरे 16 केस कंप्लीट हुए। मतलब 16 नहीं है, ये एक है, ये एक है, ये एक है और ये एक है, तो 4 है। लेकिन हर एक में मैंने 3 रखे हैं, तो 4 3 12। तो ये 12 केसेस है साइमल्टेनियस चेंज के। और 4 केस है जहां पे एक वेरिएबल चेंज होगा, दूसरा वेरिएबल कांस्टेंट रहेगा। जैसे सिर्फ डिमांड चेंज होगा लेकिन सप्लाई क्या रहेगा, और सप्लाई चेंज होगा लेकिन डिमांड क्या रहेगा, ठीक है। अभी मैंने कर बनाना शुरू भी नहीं किया है, सिर्फ बेसिक समझा रहा हूं आपको। थीम समझ में आई हो तो मैं आगे बढ़ूंगा। कितने केस पढ़ाए मैंने तुम्हें बताए? 16। 4 में एक वेरिएबल में चेंज आएगा, दूसरे में चेंज, और बाकी के 12 में दोनों वेरिएबल में चेंज। चेंज किस प्रकार का होगा? डिमांड भी बढ़े, सप्लाई भी बढ़े। पहला, डिमांड भी कम हो जाए, सप्लाई भी कम हो जाए। दूसरा, डिमांड बढ़े, सप्लाई कम हो जाए। तीसरा, सप्लाई बढ़े, डिमांड कम हो जाए। चौथा, और हर 4 केस में 3 है, तो 4 3 3 कैसे है? एक बार ग्रेटर देन का साइन इधर, एक बार ग्रेटर देन का साइन इधर, और एक बार दोनों। बच्चों ये समझ में आया? पक्का? अब ये 16 के 16 कर्व आप बनाओगे अच्छे से। अगर आज आप इसका एक डेमो ढंग से देख लोगे तो सारे कर्व की थीम है ये स्टैंडर्ड डायग्राम। ये डिमांड कर्व है जो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और ये सप्लाई कर्व है जो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। सप्लाई कैसा होता है? बढ़ती हुई। और डिमांड कैसे होती है? और दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। क्या बोलते हैं? इसका वो नोट्स दिया है मैंने आपको, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये उसमें लिखा हुआ है। अगर आपको 1 नंबर में आ जाए व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम प्राइस, तो आप बोलोगे द प्राइस एट विच सप्लाई कर्व एंड डिमांड कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस। जिस प्राइस पे डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट कहलाता है इक्विलिब्रियम प्राइस। क्या कहलाता है बच्चों? इक्विलिब्रियम प्राइस। और वो क्वांटिटी कहलाती है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। वो क्वांटिटी क्या कहलाती है? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। और वो प्राइस क्या कहलाता है? इक्विलिब्रियम प्राइस। ये डिमांड और ये सप्लाई। ये स्टैंडर्ड डायग्राम है। अब मैं इसमें केस 1, केस 2, केस 3 सब बताता हूं आपको। 2-3 में बताऊंगा, बाकी आप बना के लाओगे, फिर हम लोग कल चेक करेंगे आपने सही बनाया है कि गलत बनाया है। और 100% में बोल रहा हूं, आप मुझे ढंग से सुनोगे, एक एक बच्चे का सही होगा, एक एक बच्चे का। देखो बच्चों, डिमांड और सप्लाई दोनों ही अगर बढ़ते हैं तो राइटवर्ड शिफ्ट होते हैं। कहां शिफ्ट होते हैं? और दोनों ही अगर कम होते हैं तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होते हैं। कहां होते हैं? जैसे ये डिमांड है, बढ़ेगा तो कहां जाएगा? राइटवर्ड। और कम होगा तो लेफ्टवर्ड। सप्लाई भी बढ़ेगी तो राइटवर्ड, कम होगी तो लेफ्टवर्ड। याद रखना, जब भी डिमांड और सप्लाई में इंक्रीमेंट होगा तो कहां शिफ्ट होगा? कर राइटवर्ड। और डिक्रीज होगा तो लेफ्टवर्ड। अब ऐसा क्यों होता है? ये आपने उधर चैप्टरों में पढ़ा है शिफ्ट के अंदर,
ठीक है। और फिर किसी को ना हो डाउट तो मेरे से क्लास के बाद फिर पूछ लेना, राइट वर्ड शिफ्ट लेफ्ट वर्ड शिफ्ट भूल गए हो कुछ भी हो तो फिर वो मेरे से बाद में पूछ लेना, ठीक है। अभी ये कर देखो, मैं केस 1 का कर बना रहा हूँ। केस 1 का क्या नाम दिया है मैंने? अच्छा ये आपने ढंग से लिखे हो, सीक्वेंस बिल्कुल सही चलाना, नहीं तो चेक करने में बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। अगर आपने 10वें नंबर पे 11वें नंबर का कर बना दिया तो सब गलत पलत हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस एकदम ऐसा के ऐसा ही रखना 16 का। अब मैं केस 1 ले रहा हूं पहले। केस 1 का नाम है डिमांड बढ़े और सप्लाई क्या रहे, बढ़ाता हूं मैं। केस 1 हमेशा पहले स्टैंडर्ड डायग्राम बनेगा, ये डिमांड, ये सप्लाई, ये इक्विलिब्रियम प्राइस और ये इक्विलिब्रियम। क्या बोला है मैंने? केस 1 का नाम क्या दिया? डिमांड बढ़ी है, डिमांड बढ़ती है तो राइट वर्ड, ये राइट वर्ड, क्या ऐसे ही बढ़ती है डिमांड। और हमेशा नया वाला कर्व डॉट डॉट लाइन से बनाओगे। कैसे बनाओगे? अब प्यारे बच्चों यहाँ देखो, इंटरसेक्शन पहले यहाँ था, अब यहाँ हो गया, तो यहाँ से नई प्राइस बन गई P1 और यहाँ से नई क्वांटिटी बन गई Q1। बच्चों क्या आपको प्राइस बढ़ती हुई दिख रही है और क्वांटिटी भी बढ़ती हुई दिख रही है? तो ऑब्जर्वेशन में लिख दो, इक्विलिब्रियम प्राइस विल इंक्रीज एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल आल्सो इंक्रीज। आंसर। क्वेश्चन कैसे आएगा सर? क्वेश्चन आएगा डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई कांस्टेंट है, कर बनाओ। आपको ऐसे कर बनाना है और पूछेगा ऑब्जर्वेशन बताओ, तो आप ऑब्जर्वेशन में लिखोगे इक्विलिब्रियम प्राइस विल इंक्रीज एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल आल्सो। अभी आपको पता ही नहीं चलेगा जब तक कर्व नहीं बना। तो कर्व अगर सही बना है तो ऑब्जर्वेशन भी सही आएगी, और कर्व गलत बना है तो ऑब्जर्वेशन भी गलत आएगी। समझे बच्चों? लेकिन ये 4 नंबर में आएगा, तो इतनी सी चीज में 4 नंबर थोड़ी देगा वो आपको, तो इसको स्टेप में लिखना पड़ेगा। तो मैंने आपको जो नोट्स दिए ना उसमें स्टेप भी लिख दिए। तुम यहाँ देखो, सब घर पे पढ़ना। यहाँ देखो स्टेप कैसे लिखोगे, बहुत सिंपल है। फर्स्ट वी हैव ड्रॉन डिमांड कर्व DD। बोलो मेरे साथ, फर्स्ट वी हैव ड्रॉन डिमांड कर्व DD, then we have drawn supply curve SS, then we have drawn supply curve SS at equilibrium point. OP is the equilibrium price, OP is the equilibrium price, and OQ is the equilibrium quantity, OQ is the equilibrium quantity, and OP is the equilibrium price. Now with increase in demand, demand curve shift towards rightward, and new equilibrium price is OP1. New equilibrium price is OP1 and new quantity is OQ1. And hence from the above diagram we can easily conclude that equilibrium price increases and equilibrium quantity also increases. Answer 6 स्टेप में लिखना, किसी का बाप भी 1 नंबर भी नहीं काट सकता, 6 के 6 देगा पूरे, ठीक है। तो पहले बनाना है कर्व और नीचे लिखनी है उसकी स्टेप्स। बच्चों ये समझ में आया? केस 1 बनाया मैंने, क्या केस 1। एक और बनाते हैं, केस 3 बनाते हैं। इस बार सप्लाई के साथ छेड़छाड़ करते हैं, या केस 4 लेते हैं, सप्लाई को गिराते हैं। इस बार क्या करते हैं? सप्लाई को गिराते हैं, और उसमें डिमांड क्या रखते हैं? केस 4। नंबरिंग फिर बोल रहा हूं बिल्कुल सही रखना। अब कोई भी कर्व बनाना है तो पहले स्टैंडर्ड डायग्राम 0 x y, डिमांड कर्व DD, सप्लाई कर्व SS, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। आर्यन समझ में आ रहा है बेटा? ये इक्विलिब्रियम प्राइस है और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। क्या करना है? सप्लाई कम करनी है। क्या बोला मैंने अभी? कोई भी चीज बढ़े तो राइटवर्ड, कम हो तो लेफ्टवर्ड, बढ़े तो राइटवर्ड, कम हो तो लेफ्टवर्ड। तो सप्लाई कर्व अगर बढ़ेगी तो इधर है राइटवर्ड, राइट इधर है, ये राइट और ये लेफ्ट, तो लेफ्टवर्ड, तो ये लेफ्टवर्ड कर दो। डॉट 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 S1 S1। पहले इंटरसेक्शन यहां था, अब इंटरसेक्शन तो यहां से खींच दो, ये P1 और ये ऑब्जर्वेशन बनी, प्राइस तो बढ़ा और क्वांटिटी कम। तो यहां लिख दो इक्विलिब्रियम प्राइस विल राइज एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल फॉल। आंसर सिंपल है। अब ये क्या करते हैं, बहुत सारी जगहों पर ये 16 केसेस लिखाकर उसके आगे वो रटवा दिया जाता है, एक टेबल बनाकर नोट्स बना के दे देते हैं, इसको रट लो। अबे क्या जरूरत है? तुम कर बनाओगे तो ऑब्जर्वेशन तो अपने आप याद हो जाएगी तुम्हें, कर बनाना आना चाहिए तुम्हें, ठीक है। ये मैंने क्या करा, सप्लाई को कम किया,
सप्लाई को कम करा तो कहां शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड, बढ़ेगी तो कहां शिफ्ट होगा, राइटवर्ड। कुछ रटने की जरूरत नहीं है। इंटरसेक्शन कहां आया था पहले, ओपी पे, अब कहां आया, यहां पर। तो प्राइस क्या हो रही है, बढ़ रही है, और क्वांटिटी क्या हो रही है, इधर हो रही है मतलब कम, उधर जा रही है मतलब बढ़ रही है। समझे बच्चों? ठीक है, 4 केसेस आपको बना के आने हैं। 1 और 4 मैंने बना दिया, 2 और 3 तुम कल बना के आओगे, बाकी के 12 की बात कल करेंगे। कोई डाउट आज के लेक्चर में? ठीक है, ये चैप्टर का नाम है प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन। क्या नाम है? प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन। धन्यवाद।